चलिए, तो अपने मेमोरी का अपन ने कौन सा टॉपिक सीख लिया? टाइप्स ऑफ मेमोरी। पूरा बेसिक कर लिया है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दोनों का बेसिक हो चुका है अपना टाइप्स का। अब अपन चलने वाले हैं विद डिटेल में, एक एक चीज को अपन देखेंगे, एक एक चीज को अपन कवर करेंगे और प्रत्येक मेमोरी को अपन डिफाइन करेंगे, साथ में रिव्यू भी करेंगे कि उनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनती है। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी। कुछ चीजें अपन जो पिछली क्लास में कर चुके हैं, सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको अपन रिपीटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन करेंगे तो वो क्लास पे ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। अब अपन उन टॉपिकों को देखेंगे जो अपने प्राइमरी मेमोरी में एक एक से देखना है। क्लियर? तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान से नोट करना। आप प्राइमरी मेमोरी को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? पहली थी अपनी वॉलेटाइल मेमोरी और दूसरी थी अपनी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्लियर? वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, और अस्थाई मेमोरी में हमने तीन मेमोरी को डिवाइड किया था। पहली मेमोरी थी अपनी रैम, दूसरी थी अपनी और तीसरी थी अपनी रजिस्टर। ठीक, और नॉन वॉलेटाइल में अपने डिफाइन किया था केवल रोम मेमोरी को। ओके, आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो वॉलेटाइल स्टार्ट होने वाला है। और वॉलेटाइल में पहले अपन पढ़ेंगे वॉलेटाइल, फिर पढ़ेंगे अपन रैम, फिर कैश, फिर रजिस्टर, तब इधर जाएंगे। ठीक, तो अपन पहला डिफाइन करने वाले हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी में वॉलेटाइल क्या होता है। तो ध्यान रखना, वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, और अस्थाई का मतलब होता है टेम्परेरी। क्या होता है? टेम्परेरी। ध्यान रखना कि जब ये वॉलेटाइल का अर्थ टेम्परेरी है, तब इसके अंदर आने वाली चीजें भी कैसी हो जाएंगी? टेम्परेरी हो जाएंगी। तब रैम मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये जो तीनों मेमोरी वॉलेटाइल के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ये तीनों मेमोरी अस्थाई मेमोरी अर्थात टेम्परेरी मेमोरी है। क्लियर? आज कुछ पॉइंटों को मैं लिखूंगा नहीं, आपको सुनना है और बाद में आप वीडियो को पुश कर करके नोट कर लेना, क्योंकि मैटर ज़्यादा है तो हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती। फिर भी आप कंटेंट पर ध्यान देना। जब ये पूरी वॉलेटाइल मेमोरी अस्थाई होती है, टेम्परेरी होती है, तब इसके अंदर आने वाली मेमोरी भी कौन सी होगी? टेम्परेरी होगी। क्लियर? अब सुनिए, अपन को कैसे डिफाइन हुआ कि ये मेमोरी टेम्परेरी है, कैसे डिफाइन हुआ कि ये मेमोरी अस्थाई है? तो सिंपल सी बात, अपन किसी भी कंप्यूटर पर प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है या पावर स्विच ऑफ हो जाती है या हमने कंप्यूटर बंद कर दिया, तब हम जिस फाइल में काम कर रहे थे उस फाइल के समस्त कंटेंट या वो फाइल कंप्यूटर के द्वारा से चालू होने पर हमें ओपन नहीं मिलती है, तो वो कौन सी मेमोरी में स्टोर थी? वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर थी। क्लियर? तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हो गई? अभी अपन कंबाइंड इन तीनों मेमोरी की विशेषताएं देख रहे हैं, फिर अपन एक एक से देखेंगे, क्योंकि अभी अपन किसकी विशेषताएं देख रहे हैं? वॉलेटाइल की देख रहे हैं। अपन ये देख रहे हैं कि अपन डिफाइन कैसे किया कि ये वॉलेटाइल मेमोरी है। तो सुनिए, वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर की
पावर ऑफ करने पर, क्या करने पर, पावर ऑफ करने पर, या प्रोसेसिंग कंप्लीट होने पर, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने पर कंप्यूटर के शट डाउन होने पर ये मेमोरी खाली हो जाती हैं, अपना डेटा इरेज कर देती हैं, तब ये कौन सी मेमोरी होती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं। ये तीनों कौन सी मेमोरी हो गई, विशेषताएं वॉलेटाइल मेमोरी की हो गई। समझ में आ गया, ये कैसी मेमोरी हो गई, वॉलेटाइल। इसलिए इन मेमोरी में तब तक डेटा रहता है जब तक कंप्यूटर चालू है, क्या, जब तक कंप्यूटर चालू है या प्रोसेसिंग चल रही होती है, तब तक डेटा इन तीनों मेमोरी में से किसी ना किसी एक में स्टोर होगा। क्लियर। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी फर्स्ट मेमोरी, जिसका नाम है रैम। ध्यान रखना, कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी, कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी ये होती है। इसके बिना आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। बहुत सारे इसके फंक्शन है, एक एक से अपन देखते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर। ये इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार आपसे पूछा गया है कि रैम का अर्थ क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, रैंडम का मतलब ये होता है कि डेटा को अपन कहीं से भी कभी भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। क्या होता है, एक ऐसी मेमोरी जिसमें जो डेटा स्टोर है वो प्रोसेसिंग के लिए कभी भी कहीं से भी उठाया जा सकता है। वो कौन सी मेमोरी होती है, रैंडम होती है। क्लियर। दूसरी बात, ये प्राइमरी मेमोरी है। ये तो अपना मेन पॉइंट हो गया। क्यों, क्योंकि अपना टॉपिक भी क्या चल रहा है, प्राइमरी मेमोरी। तो इसके अंदर आने वाले जो भी मेमोरी होंगी वो मेमोरी कौन सी होंगी, प्राइमरी मेमोरी होंगी। क्लियर। पूरे कंप्यूटर सिस्टम में रैम मेमोरी को सबसे ज़्यादा मेन मेमोरी माना जाता है। कौन सी मेमोरी माना जाता है, मेन मेमोरी माना जाता है। क्योंकि जब कंप्यूटर आपका चालू होता है या जब कंप्यूटर में कोई प्रोसेसिंग हो रही होती है तो वह समस्त डेटा रैम में ही स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है, ये इस तरीके से कार्य करती है। थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं अपन। यूज़र होता है, डेटा भेजता है, कंप्यूटर होता है, डेटा जाता है, यूज़र को मिलता है। तो ध्यान रखना, ये इनपुट की प्रोसेस थी, किसकी थी और किसके माध्यम से की, अपने इनपुट डिवाइस के माध्यम से की। किसके माध्यम से की, ये कौन सी प्रोसेस थी, आउटपुट थी। ये किस डिवाइस के माध्यम से होती है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से होती है। और आउटपुट डिवाइसों के नाम अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, नाम क्या पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये कंप्यूटर होता है, यहाँ पर रहती है रैम। क्या रहती है, रैम। ऊपर रहता है आपका प्रोसेसर। क्या रहता है, प्रोसेसर। यहाँ पर लगा रहता है रजिस्टर। क्या लगा रहता है, रजिस्टर। अब आप जो भी डेटा इनपुट देते हो वो डेटा किस में जा रहा है, रैम में जा रहा है। और रैम से ही डेटा प्रोसेस के लिए जाता है। और प्रोसेस होने के बाद डेटा भी किस में आता है, रैम में। और प्रोसेस किया हुआ फिर डेटा किसके लिए जाता है, आउटपुट के लिए जाता है। क्लियर। तो ध्यान रखना, यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है
वो डेटा किस में जा रहा है, रैम में जा रहा है, या रैम जो आउटपुट मिल रहा है वो भी कहाँ से मिल रहा है, रैम से। तो ध्यान रखना, जब डेटा को या तो इनपुट किया जाए या आउटपुट प्राप्त किया जाए, वो डेटा हमेशा किस में प्रोसेस होता है, रैम में प्रोसेस होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। किस में डेटा होता है, रैम में होता है। तो ध्यान रखना, डेटा इनपुट पब्लिक आउटपुट दोनों प्रकार का डाटा किस में प्रोसेस होता है, रैम में प्रोसेस होता है। किस में प्रोसेस होता है, रैम में। आप जो भी इनपुट दे रहे हो वो रैम में जाएगा, जो भी आउटपुट प्राप्त कर रहे हो वो कहाँ से आएगा, रैम से आएगा। क्लियर। इसलिए अपन लेन देन का कार्य कर रहे हैं, दे भी रैम को रहे हैं और ले भी रैम से रहे हैं। यही फॉर एग्जाम्पल अपन बैंकों में करते हैं। या तो बैंक में अपन पैसा जमा करने जाते हैं या बैंक से पैसा निकालने जाते हैं, दो ही काम होते हैं। या तो बैंक में पैसा जमा करो या बैंक से पैसा निकालो, सेम टू सेम। या तो रैम में डेटा स्टोर करो या रैम से डेटा लेकर आओ। तो जो भी डेटा प्रोसेस होगा, इनपुट रैम में होगा, आउटपुट भी रैम में होगा। इसलिए रैम मेमोरी को कंप्यूटर की, किसकी, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग मेमोरी भी कहते हैं। प्रोसेसिंग मेमोरी भी कहते हैं। समझ गए आप। क्योंकि जो भी डेटा देंगे अपन वो किस में प्रोसेस हो रहा है, रैम में। जो भी आउटपुट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, रैम में। तो रैम को कंप्यूटर की क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं। और ध्यान रखना, रैम को मेमोरी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। रैम को मेमोरी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है वो मैंने अभी बताया था, बैंक का एग्जांपल देके। अपन जो भी डेटा दे रहे हैं वो बैंक में जा रहा है, बैंक से ले रहे हैं। तो जो भी डेटा इनपुट दे रहे हैं वो किस में जा रहा है, रैम में जा रहा है। और ले भी कहाँ से रहे हैं, रैम से ले रहे हैं। सीपीयू तक भी डेटा, प्रोसेसर तक भी डेटा कहाँ से जाएगा, रैम से जाएगा। क्लियर। इसलिए रैम मेमोरी को अपन कंप्यूटर की क्या कहते हैं, मेमोरी बैंक कहते हैं। क्लियर। अब फिर भी कुछ पॉइंट जो अपने भी यहाँ सीखे थे कि एक टेम्परेरी होती है, तो रैम भी एक टेम्परेरी होती है। क्योंकि ये तीनों मेमोरी कैसी थी, टेम्परेरी मेमोरी थी। क्लियर। जो रैम मेमोरी होती है, कौन सी, जो रैम मेमोरी होती है वो आपकी इंटरनल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है। अब ध्यान रखना, इंटरनल मेमोरी है तब आपको पढ़ा चुके हैं कि इंटरनल हार्डवेयर क्या होती है। इंटरनल हार्डवेयर क्या होते हैं, वो इंटरनल मेमोरी भी इंटरनल हार्डवेयर का ही एक रूप हो गई। क्योंकि ये मेमोरी मदरबोर्ड पर, किस पर, मदरबोर्ड पर डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। अपने एक स्लॉट के माध्यम से ये डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, इसे अपन बाहर से नहीं लगा सकते। और जिस डिवाइस को बाहर से नहीं लगा सकते और जो डिवाइस डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है उसे अपन क्या कहते हैं, इंटरनल कहते हैं। क्लियर। इसलिए रैम मेमोरी को अपन क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो ध्यान रखना, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, जो उसमें इंटरनल स्टोरेज आता है वो यही होती है। क्या होती है, वो रैम ही होती है। जो आपके में इंटरनल स्टोरेज बन के आ रहा है ना, वो रैम मेमोरी का ही होता है। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो
6 128, जो 6 निकल कर आया वो क्या था? रैम था। कंप्यूटर में भी अपन रैम लगवाते हैं। अब अपन ये इसके बाद ये सीखने वाले हैं कि रैम का अगर स्टोरेज कम होगा तो कंप्यूटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब रैम को ज़्यादा कम करने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर? उससे पहले इतना नोट कर लो, इस डायग्राम को विशेष कर रखना, क्योंकि ये डायग्राम इन तीनों मेमोरियों में चलेगा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर अपन रैम मेमोरी को और आगे पढ़ते हैं। नोट हो गया ये? चलो अब अपन आगे देखते हैं रैम मेमोरी को। थोड़ा स्पेस का अभाव है। चलिए अपन आगे बढ़ाते हैं रैम मेमोरी को। अब ध्यान रखना आप रैम मेमोरी में, इधर देखो होता क्या है ना, ये रैम मेमोरी थी, अभी अपने पढ़ा था कि जो रैम है वो एक इंटरनल स्टोरेज है। कैसा है? इंटरनल स्टोरेज है। और इंटरनल स्टोरेज है तो प्रोसेसिंग भी कैसी हो जाएगी? ये इंटरनल प्रोसेसिंग होती है। इंटरनल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जो चलने वाली प्रोसेसिंग है, समस्त प्रोसेसिंग किस में हो रही है? रैम में हो रही है। किस में हो रही है? रैम में हो रही है। तो एक विशेष कर ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा स्टोरेज बड़ा होगा उतनी ज़्यादा प्रोसेस होंगी, और जितना कम होगा उतना कम होगी। अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम की, अगर आपको अपने मोबाइल की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी है, रैम को बढ़ा दो। अगर आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में रैम स्टोरेज कम है और आप बड़े बड़े प्रोग्राम चलाते हो या गेमिंग खेलते हो, तो वो डिवाइस आपका हैंग होने लगेगा। और जैसे ही हैंग होने लगेगा ना, फिर वो डिवाइस गर्म होने लगता है। देखा होगा आपने, ज़्यादा आप डिवाइस यूज करते हो तो डिवाइस गर्म होने लगता है। वो गर्म होता है लोड के कारण। किसके कारण? तुम लोगों पर ज़्यादा वर्क लोड है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो। हंस क्यों रहे हो? कि मैंने गलत बोल दिया क्या? शायद हो सकता है गलत बोल दिया हो, क्योंकि इतनी उम्मीद हमसे, ऐसी उम्मीदें नहीं रखी जाती, क्योंकि हम टेम्परेरी लोग हैं, है ना? तभी तो टेम्परेरी मेमोरी पढ़ रहे हैं अपन। तो इस मेमोरी में क्या होता है, बड़ा स्टोरेज होगा प्रोग्राम ज़्यादा रन होगा, कम स्टोरेज होगा तो फिर अपन बड़ा प्रोग्राम लोड करेंगे तो स्पेस को पूरा घेर के चलेगा। अब पूरे स्पेस को घेर के चलेगा तो कंप्यूटर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो सारी चीज़ों को ज़्यादा यूज करेगा तो फिर आपका मोबाइल धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जितने भी बैटरी वाले डिवाइस हैं, जिन्हें बैटरी लगती है, जैसे लैपटॉप, पाम टॉप, आपका टैबलेट, इनको मोस्टली अधिकतर कभी भी चार्ज पे लगा के यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप तुरंत उसको चार्ज कर रहे हो, हो सकता है, बहुत सारे केस आए हुए हैं कि बैटरी पर ज़्यादा लोड के कारण बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए और बैटरी फट जाए। ऐसे बहुत सारे केस तुम लोगों ने देखे होंगे। रात को घंटों मोबाइल चार्ज पर लगा दिया, बगल से वो चल रहा है और लोड भी दे रहे हो, साथ में चार्जिंग भी दे रहे हो, तो वो गर्म नहीं होगा क्या? होगा गर्म। तो ऐसी डिवाइसों को अपन ने चार्ज करने के बाद अलग से चलाना चाहिए। तो ध्यान रखना, तो ये इंटरनल प्रोसेसिंग होती हैं, इनका स्टोरेज जितना ज़्यादा होगा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग उतनी ही बेहतर होगी। इसलिए कहते हैं अगर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बढ़ानी है तो अपने में रैम का स्टोरेज बढ़ा दो। इसी कारण आज आप सभी लोग मोबाइल जो लेने जाते हो, पहले 2 GB रैम, 4 GB रैम, 3 GB रैम का चल जाता, आज नहीं ले रहे। आज 6 128 चाहिए, 8 128 चाहिए,
12,256 चाहिए या 12,512 चाहिए, मतलब 12 आप GB रैम तक पहुंच चुके हो, तो आपका मोबाइल क्यों हैंग होगा। लेकिन उसमें भी आप फिर हज़ारों ऐप्स डाउनलोड करने लगे, गेमिंग खेलने लगे, तो उसका भले ही आपने 12 GB का ले लिया, इस पर धीरे धीरे गिरता गया तो वो जल्दी खराब हो जाएगा या हैंग होने लगेगा। ठीक है, तो आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड किस पर डिपेंड करती है, रैम पर डिपेंड करती है। दूसरी बात, रैम के बिना क्या, रैम के बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम समझ जाना, कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, बूट नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ गया सर बूट क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं है। तो सिंपल सी बात, आपको पता है कि बूट का मतलब ये होता है, अपन जब कार्य करते हैं ना, कंप्यूटर चालू करते हैं, तो आपके हार्ड डिस्क होती है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क होती है, जिसमें सी ड्राइव होता है। आप जो भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं, चाहे विंडो चलाओ, विंडो का कोई भी वर्जन चलाओ, वो सब किस में रहता है, सी ड्राइव में। किस में रहता है, सी ड्राइव में रहता है। और सी ड्राइव किसका पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क का पार्ट है। लेकिन जब आप कंप्यूटर चालू करते हो, तब समस्त कार्य किस में होते हैं, रैम में होते हैं। तो जैसे ही आपने कंप्यूटर चालू किया, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सी ड्राइव से निकल कर किस में आता है, रैम मेमोरी में आता है। तो ये सी ड्राइव से निकलकर ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आ रहा है, रैम मेमोरी में आ रहा है। इस आने की प्रोसेस को ही कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं, इस आने की प्रोसेसिंग को ही कहते हैं बूटिंग। इधर देखो, इस आने की प्रोसेसिंग को ही क्या कहते हैं, बूटिंग। जब अपने सिस्टम में रैम ही नहीं है, अब अपने कंप्यूटर चालू किया तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर निकल के कैसे आए, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यहां से निकल के आएगा तो जगह तो मिले रहेगा कहाँ, तो फिर वो कंप्यूटर सिस्टम चालू नहीं होता है। दूसरी बात, कभी कभी हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो एक बीप की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, बीप की आवाज आती है। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम आपने चालू किया और वो बीप की आवाज कर रहा है लेकिन चालू नहीं हो रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है, तो उसका रीजन एक ही है, आपके सिस्टम में रैम हिल चुकी है, प्रॉपर नहीं लगी है। क्या, रैम आपके मदरबोर्ड पर स्लॉट में प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, वह रैम हिल चुकी है। तब आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम के कैबिनेट बॉक्स को खोलकर रैम को निकाल कर दोबारा से प्रॉपर प्लग करना है, प्रॉपर स्लॉट में लगानी है। जैसे ही आप लगा दोगे, आवाज़ बंद हो जाएगी और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसमें पहुंच जाएगा और वो कार्य करने लगेगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जब कंप्यूटर चालू होता है तो आप देखते हो कुछ प्रोसेसिंग चलती है, वो बूटिंग की ही होती है। किसकी होती है, कैसे होती है, क्या कार्य होता है बूटिंग में, किस तरीके से होती है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। कौन सी मेमोरी में, रोम मेमोरी। लेकिन अभी कैसे हो रही है, सी ड्राइव से निकलकर रैम में आ रही है। लेकर कौन आया, क्या चेक किया, कैसे चेक किया, क्या समस्या आई, वो सब ये इसमें सीखेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना,
तो रैम के बिना आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बूट भी नहीं हो सकता। अब ध्यान रखना, जब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बूट नहीं होगा तो कंप्यूटर चालू नहीं होगा, और जब कंप्यूटर चालू नहीं होगा तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन नहीं होगा। इसका मतलब आप रैम के बिना कंप्यूटर सिस्टम पर ना तो उसको कोई कार में ले सकते हो, ना वो चालू हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? ये रैम का रोल होता है। आप कंप्यूटर में कुछ भी चला रहे हो, आप मोबाइल में कुछ भी चला रहे हो, प्रेजेंट में जो चल रहा है, आप मोबाइल में यूट्यूब देख रहे हो, वो यूट्यूब रैम में चल रहा है। जो आपका इंटरनल है ना, जो 8 आपने लेके रखा है, 8 या 12 जो भी आपने अपने मोबाइल में लेके रखा है, वर्तमान में यूट्यूब चला रहे वो उसी में चल रहा है। 6 है तो 6 में चलेगा, 8 है तो आप जो गेम खेल रहे हैं वो उसी में चल रहा है। इसलिए कहते हैं आपके बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स चल रहे होते हैं उनको क्लीन कर दिया करो। आता है क्लीन का ऑप्शन, बुरस्सा बन के आता है। उससे क्या हो जाता है, जो बैकग्राउंड ऐप चल रहे होते हैं, जो बैकग्राउंड में स्पेस यूज कर रहे होते हैं, वो स्पेस क्लीन हो जाता है। अपन को लगता है स्पेस बढ़ गया, नहीं, अपन अपने बैकग्राउंड के ऐप हटा दिए। इसलिए कभी कभी तुम लोगों के साथ हुआ भी होगा कि सुबह हम जगे, हमने मोबाइल उठाया और जैसे ही नेट हमने चालू किए, देखा थोड़ी देर बाद आ गई मैसेज 50% नेट खत्म। अब दिमाग खराब। 10 मिनट बाद फिर मैसेज आ गई 90% खत्म। अब और दिमाग खराब, क्योंकि जिंदगी आपकी किससे जुड़ चुकी है? नेट से। अब शाम तक कैसे जिएंगे, शाम तक कैसे हमारे कटेंगे दिन? नेट तो चाहिए ना, और दूसरे से हॉटस्पॉट मांगना पड़ेगा, या वो डिब्बे की तरह यूज करना पड़ेगा। समझ सकते हो आप लोग जिनके में नेट नहीं चलता कि हम कैसे मोबाइल को रख पाते हैं, है कि नहीं? तो वो किसके कारण होता है? वो रैम मेमोरी में आपके बैकग्राउंड में ऐप चल रही होती हैं। जो मोबाइल बंद था फिर भी वो नेट को क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे। और नेट यूज होता है तो डेटा भी जाता है, और डेटा जाता है तो फिर मैसेज आती है 50% 90%। क्लियर? वो बात अलग है कि हम तो 5G चलाते हैं, यूज कर कितना करेगा, है ना? अनलिमिटेड मिलता है, तो तुम्हारी लिमिट से ऊपर है, इसलिए तुम अनलिमिटेड कह रहे हो। तो क्लियर? इतना ही चीज समझ में आ गई? ठीक, तो ध्यान रखना रैम मेमोरी का अपने कंप्यूटर सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान है। अब अपन चल रहे हैं इसके टाइप्स की ओर। तो ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ रैम। अभी आप इसको मत समझ लेना, क्योंकि ये तो अपने बाद के लिए रखा है, इस पर आज क्लास नहीं हो पाएगी। अभी तो अपनी कम से कम ये 2 क्लास और हो सकती है, क्योंकि अभी तो एक अपनी कैश रह गई है, रजिस्टर रही, तो अभी तो अपनी रैम पर ही चलेगी। रैम में बहुत कुछ है अभी। कल तो अपने ऊपर से पढ़ लिया था, बेसिक केवल टाइप्स देखे थे, लेकिन आज पता चल रहा है कि रैम के अंदर कितना कुछ होता है। क्लियर? चलिए, तो टाइप्स ऑफ रैम मेमोरी। रैम मेमोरी को जो डिफाइन किया जाता है ना, वो इस तरीके से किया जाता है। पहला जो टाइप होता है वो एस रैम होता है, दूसरा जो टाइप होता है वो डी रैम होता है, और पहले अपन दोनों पे चर्चा करेंगे, फिर अपन इसके तीसरे टाइप की बात करेंगे। क्लियर? क्योंकि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो रैम के 2 ही टाइप होते हैं, एक एस रैम होता है, दूसरा डी रैम होता है। इन दोनों को मिलाकर तीसरा टाइप बनाया गया था, तो इन दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। मतलब 2 व्यक्तियों को मिला के तीसरा बना दो तो वो हाइब्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइब्रिड, जो इन दोनों की जगह तीसरा यूज होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, दोनों जगह केवल एस और डी का पता चल जाए। तो यहाँ पर एस का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक, और डी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक। क्या होता है? एस का मतलब होता है स्टैटिक, डी का मतलब होता है डायनेमिक, और स्टैटिक को हिंदी में बोलते हैं स्थिर। क्या बोलते हैं? स्थिर। और डायनेमिक को बोलते हैं गतिशील।
क्या बोलते हैं, गतिशील। अब दोनों को अर्थ समझते हैं। स्टैटिक का मतलब हो गया स्थिर, स्थिर का मतलब होता है जो एक जगह फिक्स है, जो बदल नहीं सकता। जो चीज़ें फिक्स होती हैं, जो फिक्स रहती हैं, वो कौन से होते हैं। और जो गति, गति मतलब शील, मतलब जिसमें गतिमान अवस्था में जो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वो कौन सा हो गया, डायनेमिक हो गया। क्लियर। अब इसको मैं आप दोनों रेमों को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल के बेस पे समझेंगे। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अपनी जगह बैठकर कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है वो फाइल लेने जाता है, आके फिर कार्य करता है, फिर रखने जाता है, फिर लाके लेकर आता है। तो बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा कार्य कौन करेगा। जो एक जगह फिक्स है वो कार्य करेगा, जो दूसरी जगह वो आ रहा है जा रहा है वो कार्य करेगा। क्या, जो फास्ट स्पीड से कार्य करेगा उसको टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा, कम लगेगा। और दोनों में परेशान कौन होगा ज़्यादा, तो रिलैक्स किसको जरूरत पड़ेगी, डायनेमिक को पड़ेगी। अब अपन कंप्यूटर में आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है वो स्टैटिक रहती है, जो इसमें वोल्टेज वगैरह रहती है वो कैसी रहती है, स्थिर रहती है। यहाँ पर बदलती रहती है, क्या रहती है, बदलती रहती है। तो ध्यान रखना, अपन दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। SRAM फास्ट मेमोरी है, कैसी है, किससे, जब कंपेयर करते तो हमेशा ध्यान रखना एक दूसरे से ही रहती है ये। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए SRAM कैसी मेमोरी है, ये फास्ट मेमोरी है। क्यों, क्योंकि इसमें चीज़ें स्थिर हैं, स्टैटिक हैं, जो डेटा को ज़्यादा प्रोसेस कर रही हैं। कैसे कर रही है, ज़्यादा कर रही है। जब ये फास्ट होगी तो ये कौन सी होगी, स्लो होगी। जब ये फास्ट है तो इसका एक्सेस टाइम कैसा होगा, कम या ज़्यादा, कम। जो फास्ट होते हैं वो समय टाइम कैसा लेते हैं, कम या ज़्यादा, तो कम लेते हैं। तो इनका एक्सेस टाइम कम होता है। कैसा होता है, अब ये स्लो थे, जब ये स्लो थे तो इनका एक्सेस टाइम कैसा होगा, ज़्यादा होगा। एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है। क्लियर। अब ध्यान रखना, ये फास्ट है, एक्सेस टाइम भी कम ले रहे हैं, तब इनको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इनको रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। इनको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इनको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, डायनेमिक मेमोरी वो मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्लियर। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। SRAM DRAM की अपेक्षा कैसी होती है, तो SRAM फास्ट होती है। DRAM SRAM की अपेक्षा कैसी होती है, स्लो होती है। इसका एक्सेस टाइम कैसा होता है, कम होता है। इसका एक्सेस टाइम कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्लियर। नोट कर लो। फिर अपन सीखने वाले HD RAM। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए हटा दें इसको। नोट हो गया, फोटो क्लिक तो नहीं करना। कोई भी चीज़ सही में नहीं आ रही हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अभी नहीं पूछना तो आप बाद में पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ सही में नहीं आई। और अगर आपको लग रहा है कि फास्ट चीज़ चल रही है तो बता देना, अगर स्लो है तो बता देना आप, ठीक। लेकिन फिर ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट में क्वेश्चन है, प्रत्येक पॉइंट में क्वेश्चन है। और आपको रैम को पढ़ते टाइम लग भी रहा होगा कि एक पेपर तो रैम सी बन जाएगा, इतना मैटर हो गया। एक पेपर तो
रैम से ही बन जाएगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो रैम मेमोरी से ही पूछे जाते हैं। पूछे तो सबसे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात आएगी तो किससे आती है? रैम मेमोरी से। अब देखो, रैम मेमोरी को अपने दो भागों में डिवाइड कर दिया था अभी, एस रैम और डी रैम। क्लियर? ये दोनों को अपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों की जगह एक तीसरी रैम ले आए जो हो गई एस डी रैम। क्लियर? ये कौन सी रैम हो गई? एच डी रैम हो गई। और यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंक्रोनस डायनेमिक। बाकी का रैम को तो आपको पता ही है, रैम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली ये बात आती है कि अभी अपन ने पढ़ा था कि सर यहाँ पे हमने देखा था एस का अर्थ था स्टैटिक और यहाँ पर डी का अर्थ था डायनेमिक। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ऑप्शन में हमें यही मिल जाए स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 100% मिल सकता है, 100% मिल सकता है, क्योंकि तुम लोगों का कॉमन सेंस जबरदस्त है। तो कॉमन सेंस सबसे पहले यही लगेगा कि एस रैम, डी रैम और एच डी रैम, तो फुल फॉर्म बना दोगे स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक नंबर से टाटा बाय बाय हो जाएगी। और एक नंबर से लिस्ट बहुत ऊपर नीचे चली जाती है, और सीपीसीटी के एग्जाम में तो एक नंबर से पहली हो जाती है। 36-37 नंबर आते हैं बच्चों के, क्योंकि पहले तो वो पढ़ते नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो उन्हें ऐसा लगता है इम्पोर्टेंट दे दो सर, ऊपर ऊपर से काम हो जाए। उन्हें नंबर लाने की नहीं पड़ती, उन्हें बस पास सर, बस 38 आ जाए, और 38 में एक भी ऐसे निपटा दिया तो हो गए 37। फिर क्या है नेक्स्ट टाइम? तो जो नेक्स्ट टाइम होता है वो ऐसे ही होता है, क्योंकि चीज़ों को अपन ध्यान से नहीं देखते हैं। चीज़ों को जब तक ध्यान से नहीं देखोगे, चीज़ों को जब तक फोकस नहीं करोगे, एक एक चीज़ को नोट नहीं करोगे और उसको घर पे जाके नहीं पढ़ोगे, तो कंडीशन हर खराब रहेगी। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आपको यहाँ पढ़ा दिया गया, आपने सोच बस हमने तो पढ़ लिया, नहीं, पढ़ने का थोड़ा तरीका चेंज करो। आपको जहाँ पढ़ाया, आपने पढ़ा, उसको घर पे जाके दोबारा से पढ़ो, तब चीज़ें होती हैं क्लियर। क्योंकि क्लास में कोई भी बैठता है बच्चा, जब उसको पढ़ाया जाता है तब उसका 100% दिमाग नहीं रहता है, तो चीज़ें क्लियर रहती हैं। जैसे ही बाहर निकला तो बस कचड़ा भरना स्टार्ट। तुम लोग बातें स्टार्ट, मुझे तो बच के नींद आ रही थी, मुझे तो भूख लग रही थी, वो तो सर के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो कुछ ज़बरदस्ती भी होती है बैठने की। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो तो उसको घर पे भी फोकस करो। क्लियर? तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक। क्या होता है? विशेषकर फोकस करना है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? अब सुनिए, ये जो मेमोरी थी, ये मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एच डी रैम। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है एच डी आर, दूसरी होती है डी डी आर। क्या होती है? एच डी आर और डी डी आर। अब सुनिए, यहाँ पर एच डी आर का फुल फॉर्म होता है सिंगल, और यहाँ पर क्या हो गया? डबल। आगे कोई बता सकता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल डेटा रेट, और इसका डबल डेटा रेट। तो ध्यान रखना, जब एच डी आर रैम चल रही थी, तब जो पहली एच डी आर रैम आई थी वो एच डी आर थी। कौन सी थी? एच डी आर थी, जिसमें एक समय में
केवल एक ही डेटा प्रोसेस होता था, वो कौन सी थी? हाँ जी, आपको कुछ पूछना है, बोलिए। ये एचडी रैम के दो टाइप, आपको क्रम पता होना चाहिए। रैम पढ़ी हमने दो टाइप की, एसडी और डीडीआर। फिर हमने इन दोनों को मिलाया, एचडी रैम बनी। फिर हमने एचडी रैम को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो पहली एचडी रैम कौन सी आई थी? एचडीआर। एचडी रैम में पहली कौन सी थी? तो अपन पढ़ेंगे किसे? एसडीआर, एचडी रैम, ये इसी का टाइप हो गया। सिंगल डाटा रेट, क्या हो गई? सिंगल डाटा रेट, मतलब इसमें एक बार में केवल एक ही डेटा प्रोसेस होता। अब ये स्लो हो गए, क्या हो गए? क्योंकि एक बार में एक ही डेटा प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब स्लो है। ठीक, तो फिर दूसरी आ गई डबल डाटा रेट। क्या आ गई? दूसरी आ गई डबल डाटा रेट। तो वर्तमान में जो मेमोरी यूज हो रही है वो ये हो रही है, कौन सी हो रही है? डबल डाटा रेट। आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम लेने जाना, कोई भी मोबाइल लेने जाना, कोई भी लैपटॉप लेने जाना, आप में जो रैम लगी होगी वो डीडीआर रैम लगी होगी। कौन सी होगी? डीडीआर रैम होगी। अब ध्यान रखना, डीडीआर रैम के भी 5 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? क्या हुआ? देख लो भाई, ये फुल डिटेल है, इसके अलावा आपको डिटेल नहीं मिलने वाली। आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, चैनल पे भी देख लो आप, मैंने भी बहुत सारे चैनल देखे, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया गया है। ये वो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, अगर आपने ढंग से अच्छे से पढ़ लिए तो क्वेश्चन बनेंगे, और सीपीसीटी जैसे एग्जाम तो हंसते हुए निकल जाएंगे, अगर आप अच्छे से इस क्लास को ले लेते हो तो। क्लियर? तो पहली रैम आई आपकी DDR1, दूसरी आई आपकी DDR2, तीसरी आई आपकी DDR3, और फोर्थ आ गई आपकी DDR4, और फिफ्थ आ गई आपकी DDR5। क्लियर? अब अपन इसकी ईयर लिखेंगे। तो पहली आई थी आपकी 1998, फिर DDR 2003, 2007, 2014 और 2020। ध्यान रखना, तो ये 5 रैम आपकी आ चुकी थी। पहली आई थी आपकी DDR1 जो 1998 में आई थी, दूसरी DDR2 आई, फिर 3, फिर 4, फिर 5। वर्तमान में DDR में भी अगर अपन लेटेस्ट की बात करें, DDR5। ध्यान रखना, ये मेमोरी जितनी वर्जन में बढ़ती गई है, उतने ही कंप्यूटर, उतने ही मोबाइल कॉस्टली होते गए। और ध्यान रखना, ये जो प्रत्येक रैम के टाइप आ रहे हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, ये सभी रैम अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं? सभी अलग अलग होती हैं। अगर आपके पास DDR1 का कंप्यूटर है, बहुत पुराना होगा क्योंकि ईयर देख के आप सोच सकते हो, तब उसमें आप DDR2 रैम नहीं लगा सकते। अगर आपके पास 2 है तो उसमें 3 नहीं लगा सकते, 3 है तो 4 नहीं लगा सकते, 4 है तो उसमें 5 नहीं लगा सकते, क्योंकि इन सब के अकॉर्डिंग आपका मदरबोर्ड भी चेंज हो जाता है। इन सब के स्लॉट भी अलग अलग होते हैं, प्रत्येक रैम में कट आउट होता है। जैसे मैं आपको एक रैम दिखा रहा हूं, जैसे ये रैम होती है, ये इस तरीके की रैम होती है। बीच में आपको एक कट का निशान दिख रहा होगा, बीच में एक कट का निशान दिख रहा होगा, ये प्रत्येक DDR में चेंज है, ये आगे पीछे होता रहता है। DDR में अलग जगह होगा, DDR में 2 में कहीं है, DDR3 में कहीं है, DDR4 में कहीं है, और DDR5 में डिजाइनिंग थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इसलिए आप प्रत्येक रैम को एक दूसरे की जगह नहीं लगा सकते।
क्योंकि जब इसका स्लॉट चेंज हो गया तो अपन इसको लगाएंगे तो वो भी नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका कट मिलेगा नहीं, तब तक स्लॉट के अंदर जाएगा नहीं। अगर आपने जबरदस्ती की तो ये टूट जाएगी, और टूटने के बाद ये चीज़ें जुड़ती नहीं है। इसलिए चीज़ों को तोड़ना मत सीखो, उन्हें एक बार टूट गई तो वो ज़िंदगी में नहीं जुड़ती, तो ये खराब हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अगर आप DDR5 लेने जा रहे हो तो ये लेटेस्ट है, लेकिन ध्यान रखना अपन जो कंप्यूटर लेते हैं दो बेस में लेते हैं। पहला, अपनी रिक्वायरमेंट किस पर्पज है, हमको ज़रूरत किस चीज़ की है। दूसरा, अपना फाइनेंशियल अकाउंट कैसा है, मतलब आपके पास पैसे कैसे हैं, उसी हिसाब से लेने जाना चाहिए। प्रत्येक कंप्यूटर की रेट में बढ़ते जाएंगे। अभी इसको लेने जाओगे, अभी आप DDR5 का लैपटॉप लेने गए तो पहुंच गई 60-70,000, 60-70 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग आएगा आपका। अच्छा लेटेस्ट लेने जाओगे तो, और लेटेस्ट लेने गए तो पहुंच गए 70-80 पर। तो वहीं अगर कंप्यूटर लेने जाओगे तो 25-30 के समथिंग आएगा, नॉर्मल 30 का। फिर आप सोचोगे 30 दे रहे हैं, 10 मिला के 15 मिला के DDR4 में लैपटॉप ही ले आएंगे। तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप कैसा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्लियर। तो ये आपके रैम होती हैं। अभी रैम का मैटर बहुत है, अभी तो इसके टाइप्स हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में रैम कौन सी लगती है प्रेजेंट में, DDR1 में भी कौन सी लग रही है, तो ध्यान रखना ये ऊपर के दो तो लगभग आउट ऑफ डेट हो चुकी है। अब जो चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं, DDR3, DDR4, DDR5। आपको नॉर्मली टाइपिंग के लिए चाहिए, बेसिक कार के लिए चाहिए DDR3 ले सकते हो, थोड़ा ऑफिस वर्क के लिए चाहिए DDR4 ले सकते हो, आप ओवरलोडिंग का काम करते हो या गेमिंग खेलते हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, आप DDR5 ले सकते हो। क्लियर। सुनिए, आगे बात करते हैं अब अपन अपने रैम में ही स्लॉट की। किसकी बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं मेमोरी स्लॉट। क्या बोलते हैं, मेमोरी स्लॉट। और मेमोरी स्लॉट में क्या लग रही है, रैम। क्या लग रही है, अपनी रैम। तो इसे रैम स्लॉट भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना, मेमोरी स्लॉट को ही अपन क्या कहते हैं, रैम स्लॉट कहते हैं। क्लियर। आपने देखा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये मदरबोर्ड है मेरे पास। ये जब मैंने आपको इंटरनल हार्डवेयर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इंटरनल हार्डवेयर पढ़ाया था। और इंटरनल हार्डवेयर में भी मैंने आपको पोर्ट पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो आप वीडियो से देख लेना। क्लियर। तो ये होते हैं मेमोरी स्लॉट। ये स्लॉट है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर ये मेमोरी स्लॉट है। ये स्लॉट प्रत्येक DDR1, 2, 3, 4, 5 के अलग अलग होते हैं। डिजाइनिंग में ऐसे ही होते हैं। इसमें भी बीच में कट दिख रहा होता है, वो भी आगे पीछे होता रहता है। किसके अनुसार, रैम के अनुसार। किसके अनुसार आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि जैसी रैम होगी DDR1 में वैसा ही स्लॉट होगा। तो ये स्लॉट निकल नहीं सकता, इनबिल्ट आता है। तो फिर आपको पूरा मदरबोर्ड ही, इसलिए वो महंगी हो जाती है। इसलिए पूरा, क्योंकि DDR1 के अनुसार पूरा मदरबोर्ड हो रहा है, तो मदरबोर्ड तो फिर महंगा आता है 5-6 हज़ार का। जैसा कंपनी का लोगे, जैसा ब्रांडेड लोगे, और जैसे प्रोसेसर का लोगे। और वैसे ही आपको हार्डवेयर में पढ़ाया गया था, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में मेन क्या है, मदरबोर्ड। क्लियर। अब सुनिए, जब सबसे पहले अपनी मेमोरी की आई थी, तब मेमोरी का स्लॉट केवल एक आता था। क्या आता था, एक आता था। उसको बोलते थे अपन SIMM। क्या बोलते थे,
SIMM। अब 2 आने लगे हैं तो इसको बोलते हैं DIMM। क्या बोलते हैं? DIM। कभी ध्यान से देखना, इनके ऊपर लिखे भी रहते हैं, लिखे भी रहते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर SIMM और DIMM का अर्थ क्या है? सिंगल, क्योंकि एक आएगा तो क्या हो जाएगा? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्या हो जाएगा? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। और उसका क्या हो जाएगा? ड्वेल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्लियर? तो ध्यान रखना, अब वर्तमान में ये तो बंद हो चुके हैं, अब क्या आ चुके हैं? DIMM। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके में लेटेस्ट रैम कौन सी है, तो DDR। लेटेस्ट का वर्जन कौन सा है? DDR5। अब ध्यान रखना एक चीज़ और, इनकी ईयर भी पूछ लेता है कि DDR कौन से वर्जन कब आया, या ये पूछ लेगा DDR रैम कौन सी कब आई थी, तो आपको इसकी ईयर भी याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? क्या याद रखनी पड़ेगी? आपको इनकी ईयर भी याद रखनी पड़ेगी। अब सुनो, ये तो यहाँ तक की होगी। फिर पूछे कि लेटेस्ट स्लॉट कौन सा है इसका, तो ध्यान रखना दोनों में लेटेस्ट कौन सा है आपका। और एक चीज और ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो स्लॉट स्लॉट स्लॉट। आपसे पूछा जाए मेमोरी को किस पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, उसमें 4-5 जाए तो किसको ढूंढोगे? स्लॉट को। मेमोरी हमेशा किस में लगती है? स्लॉट में। अब ध्यान रखना, जो DIMM मेमोरी होती है इसको भी चैनल में डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया गया है? चैनल में। तो अब ये जो DIMM की मेमोरी आ रही है उसमें आते हैं चैनल। क्या आते हैं? और चैनल। तो ध्यान रखना, इसको याद करना बहुत आसान है। जितने आपके में स्लॉट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? स्लॉट, उतने ही चैनल होते हैं। लेकिन चैनल आपकी अल्फ़ाबेट होती हैं, मतलब चैनल A, चैनल B, चैनल C, चैनल D, इस तरीके से ये चैनल में डिफाइन रहते हैं। अब एक कंफ्यूजन हो गई कि सर चैनल A किसको कहेंगे? हमको तो 2 दिखाई दे रहे हैं, दोनों में चैनल A कौन सा होगा, B कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, जो प्रोसेसर के नज़दीक लगता है, किसके? जो प्रोसेसर के नज़दीक लगता है वो चैनल A होता है, बाद में B, उसके बाद C, उसके बाद D। क्लियर? तो जो प्रोसेसर के नज़दीक का होगा स्लॉट वो कौन सा होगा? DIMM चैनल A। दूसरे नंबर का वो से क्या बोलेंगे? DIMM चैनल B। अब तीसरा क्वेश्चन आ गया कि सर ऐसे कितने चैनल हो सकते हैं? तो ध्यान रखना, या तो 2 आते हैं या किसी किसी में 4 भी आते हैं, 4 से ज़्यादा किसी में नहीं आते। अपने जो पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, PC की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली तो 2 आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कंपनियां होती हैं उनमें अपना बढ़वा भी लेते हैं, तो किसी किसी में 4 आ जाते हैं, जैसे डेल के में 4 भी दिए रहते हैं। क्लियर? अब एक नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया कि सर चैनल से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं हमारे पास एक ही रैम है, चैनल 2 दिए हैं, तो हमें उसको कौन से चैनल में लगाना चाहिए? क्या चैनल A में लगा दें हम तो प्रोसेस कैसी होगी, चैनल B में लगा दें तो प्रोसेस कैसी होगी? अर्थात हमें कौन से चैनल में लगाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर हमारे पास 2 अलग अलग स्टोरेज की रैम है, एक 8 GB की रैम है, दूसरी 2 GB की रैम है, तो पहले कौन सी लगानी चाहिए? ये नॉलेज वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अक्सर हमें ये परेशान करेंगे आगे चल के। तो ध्यान रखना, ये वैसे ही हो गया कि मैंने आपसे बोला कि आपको एक सामान रखा हुआ है,
वो घर में रूम के अंदर है, वो लेकर आना है। तो एक तो पहले ही रूम में रखा है, रूम के अंदर रूम है इस तरीके से, ये एक रूम हो गया, इसके अंदर एक और हो गया, इसके अंदर एक और हो गया। फिर आपको डेटा लेना है, तो एक तो इसमें डेटा है और एक इसमें है। तो सिंपल सी बात है, आप जाओगे तो सबसे पहले किससे लेकर आओगे? पहले वाले से लेकर आओगे। अगर पहले वाले में वो चीज़ नहीं मिलती तब आप कौन से में सर्च करते? दूसरे वाले में। और दूसरे वाले में नहीं मिलती तब कौन से में सर्च करते? तीसरे वाले में। और तीसरे वाले में वो चीज़ मिल जाती तो फिर आपको जितना टाइम वहाँ पर लेने में लगा उतना ही टाइम लाने में लगता कि नहीं लगता? तो वैसी सेम प्रोसेस समझ लेना कि जो स्लॉट, जो चैनल प्रोसेसर के नज़दीक है, तो प्रोसेसर सबसे पहले कौन से चैनल से डेटा उठाएगा? पहले से। पहले में नहीं मिलेगा तब दूसरे में जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास एक ही रैम है तब आपको हमेशा वो रैम प्रोसेसर के नज़दीक वाले चैनल पर लगानी चाहिए। अगर आपने वो रैम चैनल के प्रोसेसर नज़दीक पे लगाया तो प्रोसेसर से तुरंत डेटा वहीं से उठा के प्रोसेसर के पास आ जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरे में लगाओगे तो वो तो पहले वाले में ही तो खोजेगा, पहले वाले में नहीं मिलेगा तब दूसरे वाले में जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर। दूसरे का कि सर स्टोरेज ज़्यादा है और कम है तो किस में लगाना चाहिए? तो ध्यान रखना, हमेशा डेटा जिसका स्टोरेज ज़्यादा है उसको पहले वाले चैनल में लगाओ। क्यों? क्योंकि पहले वाले चैनल में डेटा प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी तो सीपीयू के लिए तुरंत प्रोवाइड होगा, और जब सीपीयू के लिए डेटा तुरंत प्रोवाइड होगा तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये दो इफेक्ट हैं। अगर आप चैनल में आगे पीछे लगाते हो तो हो सकता है कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाए, हो सकता है कंप्यूटर का चालू होना डिले हो जाए। क्यों? अभी मैंने आपको बूटिंग बताई थी तो रैम में लोड हो रही थी, तो इसमें तो रैम लगी नहीं, सेकंड में लगी है, तो फर्स्ट में नहीं मिलेगी तो सेकंड में जाएगी। तो बूटिंग प्रोसेस भी कैसी हो सकती है? स्लो हो सकती है। किसके कारण? चैनल के कारण, रैम कनेक्ट होने के कारण। क्लियर? तो किसी भी मदरबोर्ड में या तो 2 चैनल होंगे या 4 होंगे, 3 नहीं होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी नहीं हो। तुम्हें घर में एक नहीं होगा, एक की कहानी खत्म हो चुकी है यहीं पर, जो SIMM के नाम से जाने जाते थे, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्लियर? इसके साथ में ही आपकी रैम मेमोरी कंप्लीट हो चुकी है, एक भी क्वेश्चन नहीं रहा, सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बहुत अच्छे से किए, एक एक टॉपिक के अंदर टॉपिक और टॉपिक के अंदर टॉपिक, तो अपने समस्त पूरी रैम मेमोरी कंप्लीट कर ली है। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 2 टॉपिकों पर होगी, एक कैश मेमोरी, दूसरी रजिस्टर मेमोरी। क्लियर? बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने ध्यान से इनको नहीं नोट किया, ध्यान से एक एक चीज़ को नहीं समझा तो पढ़ना ना पढ़ना बेकार। मेरी मेहनत इतनी बेकार कि पढ़ा के गला बैठ गया, और आपकी इतनी मेहनत बेकार कि आप इतनी दूर से पढ़ने आते हो, या जो भी कहीं भी पढ़ता है ऑनलाइन पढ़ता है तो वो भी अपना ज़िंदगी का वो कीमती टाइम दे रहा है जो उसको लौट कर नहीं आएगा। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो तो एग्ज़ाम निकलेंगे, और एग्ज़ाम में टेंशन नहीं है फेल होने का तो मत पढ़ो भाई, मना कर दो घर वालों से। पढ़ना है तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। और अधिकतर CBCT वाले बच्चों के लिए तो बढ़िया अच्छा टॉपिक मिल रहा है, वो भी फ्री में आपको इतना एडवांस में पढ़ाया जा रहा है, इतना एडवांस बैंक PO वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है अपने यहाँ, क्योंकि बैंक PO में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये उन्हीं के लेवल का चल रहा है। क्लियर? अब मैं रिव्यू नहीं करा सकता क्योंकि 2 बार तो अपनी क्लास साफ ही हो चुकी है, तो रिव्यू फिर तो आप घर पे ही रिव्यू करना, ठीक? तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? कैश मेमोरी और रजिस्टर करेंगे, ठीक है? और इस लड़की की एक ख्वाहिश है कि सर ये बोले हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, तो ध्यान रखना
ज़िंदगी में हंसी भी आएगी, मुस्कुराहट भी आएगी। जिस दिन जॉब लग जाएगी उस दिन किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोगों के, या किसी भी एग्ज़ाम को देते हो, आप जिस भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो, तो पूरी बस में या बाइक पर कहीं भी जाते हो, कॉलेज से निकलते ही चेहरे पर वो ग्लो आता है जो कोई ब्यूटी पार्लर वाला नहीं ला सकता। वो नेचुरल ग्लो होता है। तो मेहनत के लिए आप मेहनत करो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर कहेंगे हम हंसते नहीं, पहले मुस्कुराइए, फिर ज़िंदगी में हंसते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।